हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 9 है आपके जीवाणु, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 11th के ऑल चैप्टर के जो नोट्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं देखा है तो उन सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप उन सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 9 है आपके जीवाणु, तो इस चैप्टर की कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। इस नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगा वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और ये बहुत ही शानदार नोट्स हैं। ऐसे नोट्स ना तो आपको यूट्यूब पर, ना आपको ऑफलाइन कोचिंग में, ना आपको आपके स्कूल में, कहीं पर भी आपको ऐसे नोट्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इस चैप्टर को आप देख सकते हैं पूरा। सबसे पहले जीवाणु। जीवाणु क्या होता है, जीवाणु की क्या परिभाषा होती है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो प्रोटीन हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड दे रखा है आदि, जो एक जीव के शरीर में पाए जाते हैं तथा क्रियात्मक व संरचनात्मक कार्यों को संपन्न करें, उसे हम क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। और उसके बाद में दे रखा है कि सभी सजीव रसायनों, तत्वों व यौगिकों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में है प्यारे बच्चों, कोशिका पुल क्या होता है, यानी कोशिका में पाए जाने वाले संपूर्ण अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कोशिका पुल कहते हैं। और रासायनिक संगठन का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं, तो सजीव कोशिका, यकृत, पादप कोशिका को पीस कर जो पेस्ट बनाया जाता है उससे हम रासायनिक संगठन है उसका विश्लेषण कर सकते हैं। उसके बाद में दे रखा है कि ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल Cl3C और OH के साथ में पेस्ट बनाते हैं। और जो क्या होता है, यहाँ पर कर्दम बनती है और उसे छाना जाता है। और यहाँ पर कर्दम आप देख सकते हैं, अम्ल एविले अंश दे रखा है आपको और छनित्र अम्ल विलेसिल अंश दे रखा है। और अम्ल यानी एविले अंश या धारित्र क्या होता है, इन्हें जैववृद्ध अणु कहा जाता है। इनका अणु भार है वो होता है 10,000 डाल्टन से अधिक होता है। 4 प्रकार के होते हैं जिसमें प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, पॉलीसेकेराइड है और लिपिड है। तो इनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और अम्ल विलेय अंश क्या होता है, यानी छनित्र क्या होता है, इसे हम जैव सूक्ष्म अणु भी कहते हैं। इनका अणु भार है वो 800 डाल्टन से कम होता है। ये ध्रुवीय अणु होते हैं, जल में क्या होते हैं, ये विलेयशील होते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, उदाहरण है सरल शर्करा यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एमिनो एसिड और न्यूक्लाइड। ओके। और विश्लेषण से पदार्थों की जो रासायनिक संरचना है और सूत्र है उसका पता करना। तो तत्व विश्लेषण यानी भस्म परीक्षण, जिसमें धारित्र का भार दे रखा है, शुष्क भार दे रखा है। और दहन, यहाँ पर देख सकते हैं कि दहन करने पर कार्बनिक पदार्थ CO2 के रूप में निकल जाते हैं और जो बचा हुआ शेष पदार्थ है वो भस्म कहलाता है। अब भस्म से अकार्बनिक पदार्थ यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि, कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे फास्फेट घुलनशील अवस्था में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन आप देख सकते हैं, कोशिकाओं का औसत संगठन, इस साइड में अवयव दे रखे हैं और इस साइड में आपको दे रखा है कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत। तो जल है इसका भार प्रतिशत 70 से 90% होता है और प्रोटीन का 10 से 15%। और यहाँ पर दे रखा है कि कोशिका में मिलने वाला जो सर्वाधिक मात्रा में पदार्थ है, रसायन है, वो क्या है, जल है। कार्बोहाइड्रेट है इसका 3 और लिपिड है इसका 2%, न्यूक्लिक अम्ल है ये 5 से 7% और उसके बाद में आयन है वो 1%। तो ये भी आपको याद रखना है। प्राथमिक और द्वितीयक उपापचय, ये आप देख सकते हैं प्राथमिक उपापचय यानी प्राइमरी जो मेटाबॉलिज्म है, वे अणु जिनका कार्य ज्ञात हो या निर्धारित हो, वृद्धि व कार्यकी में शामिल हों।
उदाहरण है इसके अमीनो एसिड, ग्लूकोज और न्यूक्लियोटाइड। ओके। और द्वितीयक उपापचय क्या होते हैं? वे अणु जिनके कार्य ज्ञात नहीं हो, वर्दी व कार्यकी में शामिल न हो, इनमें से कई मनुष्य कल्याण के लिए क्या है? उपयोगी हैं। प्रतिजैविक इतर मसाले भी क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में आते हैं, यानी जो द्वितीयक उपापचय उसमें आते हैं। और कुछ द्वितीयक उपापचय जिसमें पहला है आपके वर्णक यानी केराटिनाइड्स और एंथोसाइनेंसेस, और दूसरा है एल्केलॉइड जिसमें मार्फिन है, कोडेसिन है, आदिन, और टर्पिनॉइड्स जो मोनोटस्पिनस और डाइटरपिन्स, और आवश्यक तेल है नींबू घास तेल आदि, और टॉक्सिन है एब्रिन, रिसिन, और लेक्टिन्स हैं। लेक्टिन्स आप देख सकते हैं, ड्रग्स देख सकते हैं, और बहुलक पदार्थ देख सकते हैं। इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। उसके बाद में है प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आप देख सकते हैं CHO से निर्मित जैव अणु जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा इसे सेकेराइड या शर्करा भी कहते हैं। यह रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सिस एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है वो जल के समान पाया जाता है, और CHO का अनुपात 1:2:1 होता है। ये आपको याद रखना है। और इसका फॉर्मूला होता है CH2O। और उसके बाद में अपवाद है इसमें यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज। इस कार्बोहाइड्रेट में H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो जो अनुपात है वो 2:1 नहीं मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड है, इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। और यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि इसमें CHO का जो अनुपात है वो 1:2:1 मिलता है। और उसके बाद में है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या इसके टाइप्स। तो यहाँ पर नोट दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स और सेकेराइड और शुगर और शर्करा ये क्या होते हैं? सेम होते हैं। मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड ये क्या होते हैं? लघु जैव अणु होते हैं। और पॉलीसेकेराइड है ये वर्ध जैव अणु होता है। ये आपको याद रखना है। मोनोसेकेराइड के बारे में हम बात करें तो मोनोसेकेराइड का जो जल अपघटन है वो करके इससे छोटी शर्करा का निर्माण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका ऑक्सीकरण कर सकते हैं। और ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। उदाहरण दे रखा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और यह 3 से 7 सेल्सियस के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। 3 से 7 कार्बन के बने होते हैं। और सभी मोनोसेकेराइड अपापचयक रेड्यूसिंग शुगर होती है। ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। उसके बाद में है ये बेंडिक्ट विलेक का उपचयन Cu+2 और Cu+1 करते हैं तथा कीटोन या एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण होता है। मोनोसेकेराइड प्रकाशीय सक्रिय अणु होते हैं क्योंकि इनके विलयन में से प्रकाश गुजरने पर प्रकाश वो घूम जाता है। अपवाद दे रखा है आपको डिहाइड्रोक्सिस एसीटोन। इसमें क्या होता है? इसमें किरेल कार्बन अनुपस्थित होता है। और ये इसकी संरचना आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में कार्बन की संख्या है उसके आधार पर मोनोसेकेराइड। तो इसमें 3 कार्बन युक्त हैं। उदाहरण है ग्लिसरैल्डिहाइड और टेट्रोज दे रखा है जिसमें कार्बन 4 कार्बन युक्त होता है। इरिथ्रोज ये आपको याद रखना है। और पेंटोज होता है वो 5 कार्बन युक्त होता है। इसमें राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, जाइलोज है और जाइलुलोज है। ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और इनकी जो संरचना है वो भी आप समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है इसकी। और RNA, DNA, ATP, NAD और NADP इनका पूरा नाम आपको ज़रूर याद रखना है। इसमें से एक आपके एग्ज़ाम में पक्का पूछा जाता है। ओके, ये आपको याद रखना है। और जो हेक्सोन होता है वो 6 कार्बन युक्त शर्करा होती है जिसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गेल्टोज है और मेनोनोज है। ये आपको याद रखना है। और ग्लूकोज इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, इसे ग्रुप शुगर कहते हैं। और इसकी संरचना आप देख सकते हैं, पायरिनोज। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? वलय में 6 सदस्य होने पर उसे पायरिनोज, वलय में 5 सदस्य होने पर इसे क्या कहते हैं? फ्यूरिनोज वलय कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको हमने हाईलाइट भी किया है। और वलय जो संरचना होती है जिसके फर्स्ट कार्बन जो संरचना है उसमें भिन्नता हो उसे हम एनोमेरेस कहते हैं। और ग्लूकोज के कार्बन संख्या 2 पर तथा 4
ऑक्सीजन पर OH समूह में परिवर्तित किए जाएं तो क्रमशः मेनोज तथा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो 2 ग्लूकोज के एम्पियर होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी संरचना दे रखी है, बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, ये शानदार नोट्स हैं और इन नोट्स को अगर आप साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इन नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नोट्स हैं। ऐसे नोट्स ना तो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, ना आपको ऑफलाइन कोचिंग में मिलेंगे, ना आपको आपके स्कूल में मिलेंगे। और इन नोट्स को पढ़कर आप बायोलॉजी के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं ऐसे ही कलरफुल, ऐसे ही हैंडरिटन नोट्स हमने अपलोड कर रखे हैं, और डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है, उसमें 11th क्लास का जो बायोलॉजी है उसके सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इन नोट्स को अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। इसका पूरा जो प्रोसेस है, कैसे आपको परचेज़ करना है, किस प्रकार से आप PDF यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर चेक करना है और ये नोट्स आप ज़रूर परचेज़ करें। ग्लाइकोलोजन दे रखा है आपको, स्टार्च दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज दे रखा है, तो पूरे नोट्स आप देख सकते हैं। और इन्यूलिन दे रखा है, काइटिन दे रखा है, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड दे रखा है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड दे रखा है, प्रोटीन दे रखा है जिसमें अमीनो अम्ल है। ये आपको ज़रूर याद करना है। इसकी जो संरचना है वो भी दे रखी है, इसके एग्जाम्पल वगैरह भी दे रखे हैं आपको, पूरे आपको तैयार करने हैं। इसकी जो प्राथमिक संरचना है वो देख सकते हैं आप, किस प्रकार से प्राथमिक संरचना का निर्माण होता है। आवश्यक अमीनो अम्ल ल्यूसिन और लाइसिन, और अनावश्यक अम्ल है एलेनिन, ग्लाइसिन और सिस्टीन। इनकी संरचना देख सकते हैं। ये प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में भी कंप्लीट दे रखा है आपको। बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, बहुत ही शानदार नोट्स हैं। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।